दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी गुजारिश। खामोशी भी अजीब चीज होती है। कम हो तो एहसास नहीं हो पाता, ज्यादा हो तो सन्नाटा लगता है। सुप्रिया अपने लॉन में पेपर पढ़ते हुए सोच रही थी, जब बच्चे छोटे थे तो ऐसे खामोश घर में बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर पेपर पढ़ना किसी लॉटरी से कम नहीं लगता था। अब बच्चे बड़े हो गए थे और अपने अपने घर और नौकरियों पर लग गए थे, तो अब ये लॉटरी रोज ही लग जाती थी। लॉटरी ही तो थी ये, सारे जीवन की मेहनत का यही तो फल मिला था। दोनों बेटे डेंटिस्ट बन गए थे और बेटी आर्किटेक्चर के कॉलेज में पढ़ रही थी। सुप्रिया ने पेपर नीचे रखकर अपने लॉन पर एक नजर डाली। जब अपने हाथ से लगे हुए पौधे पेड़ बनकर फल और छांव देने लगते हैं तो उससे बड़ा सुकून किसी और चीज से नहीं मिलता। और ये सुकून कमाया था सुप्रिया ने, ये ऐसे ही नहीं मिल गया था, बहुत कीमत चुकाकर हासिल किया था। शादी के बाद ही अपने घर को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था उसने। निखिल बहुत खुशदिल जीवन साथी था, प्रोफेशन से डॉक्टर था, शौक से गोल्फर। सुप्रिया को अपने परिवार पर फख्र था। उसने घर के बाहर कोई रिश्ता बनाने की कोशिश ही नहीं की थी, सिवाय एक सहेली अपर्णा के। अपर्णा उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी और सुप्रिया उससे अपने दिल की हर बात करती थी और डांट भी सिर्फ उसी की सुनती थी। सुप्रिया, तू ना मीना कुमारी के जमाने के आगे निकली नहीं। निखिल और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखते रखते तूने अपने आप को भुला ही दिया है भाई। तेरी भी तो कोई पसंद होगी, कभी तू भी तो बोल। नहीं, मुझे पिज्जा खाना नहीं पसंद, आज मेरी पसंद का खाना खाएंगे। पर वो कह ही नहीं पाई। आज पीछे मुड़कर देखती थी तो सोचती थी कि गलती की थी, अपनी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए था। शायद निखिल उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, शायद उसे इतना बड़ा धोखा नहीं देता। वो दिन उसे आज भी याद था जब 15 साल पहले उसके पति निखिल ने उसे डिवोर्स के पेपर्स लाकर दिए थे। आज भी याद आते ही दिल के आसपास दर्द उठने लगता था। एक झटके में सुप्रिया की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? निखिल तो उससे और बच्चों से इतना प्यार करता था, उसे क्या हो गया था? उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, उनको माँ और पिता दोनों की जरूरत थी। सुप्रिया बहुत रोई थी, निखिल से बात करने की कोशिश की थी, रिश्तेदारों से दबाव भी डलवाया था, लेकिन निखिल ने अपना फैसला नहीं बदला था। उसके सर पर इश्क का भूत सवार था, अपर्णा के इश्क का भूत, सुप्रिया की सबसे अच्छी सहेली अपर्णा के इश्क का भूत। बहुत मुश्किल से सुप्रिया अपना ध्यान उन बातों से निकालकर अपने वर्तमान में लाई। अब उन बातों को सोचकर दिल खराब करने से क्या मिलेगा? जो बीत गया अब सो बीत गया। पेपर नीचे रखकर सुप्रिया ने कल की डाक को उठाया और एक एक करके चिट्ठियां खोलकर पढ़ने लगी। आजकल चिट्ठियां लिखता ही कौन था, ज्यादातर बिल ही होते थे। कभी कभार क्लब के किसी फंक्शन का इनविटेशन होता था, पर आज एक चिट्ठी भी थी। भेजने वाले का नाम देखकर सुप्रिया के हाथों से चिट्ठी गिर गई। अपर्णा। 15 साल के बाद अपर्णा ने उसको चिट्ठी लिखी थी। क्यों? डियर सुप्रिया, बहुत समय से हिम्मत जुटा रही हूं तुमको चिट्ठी लिखने के लिए। आज पेन उठाया तो देखा हाथ कांप रहे थे, पर लिखना जरूरी हो गया है। आज मैं अपनी उसी सहेली सुप्रिया को चिट्ठी लिख रही हूं जो मेरे इतने करीब थी कि मुझे मुझसे बेहतर जानती थी। तुम्हें यह नहीं बताऊंगी कि मैंने तुमको इतने सालों में हर पल याद किया है। यह भी नहीं कहूंगी कि तुम यहां ना होते हुए भी मेरे और निखिल के साथ हमेशा रही। ना ये कहूंगी कि बच्चों को याद करके निखिल आज भी इमोशनल हो जाता है। तुम्हें अपने किए की कोई दलील, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। आज बस तुमसे सिर्फ एक गुजारिश है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और शायद मैं इसकी हकदार भी नहीं हूं, बट आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो अपर्णा। सुप्रिया के हाथ से चिट्ठी गिर गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो।
कितनी आसानी से बोल दिया था, जैसे जैसे कोई पेंसिल चुरा के ले गई थी। सुप्रिया का प्यार, उसका भरोसा, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ले गई थी। उसके बच्चों के सर से पिता होते हुए पिता का साया चुरा के ले गई थी। ये तब सोचना चाहिए था जब अपनी सबसे अच्छी सहेली के पति के साथ अफेयर किया था। उसने अपर्णा को अपनी सहेली नहीं, अपनी बहन माना था। अपने घर और लाइफ में पूरी तरह शामिल किया था। अपने दिल की हर बात बताई थी, कुछ नहीं छिपाया था। बच्चे उसको मौसी बुलाते थे। वो जानती थी कि निखिल और बच्चे उसका पूरा संसार हैं, और उसने वही संसार छीन लिया था। और अब 15 साल बाद उसे माफी मांगने की याद आई थी। सुप्रिया सोचते सोचते गुस्से में कांप रही थी। इतनी बड़ी गलती और 15 साल के आंसुओं के एवज में दे रही थी तो क्या, एक चिट्ठी कि मुझे माफ कर दो। कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती। जिन दो लोगों पर सुप्रिया ने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया था। क्या इतना आसान था उनको माफ कर देना? तिनका तिनका करके कितने प्यार से यह घरौंदा बनाया था उसने। निखिल की प्रैक्टिस उन दिनों इतनी अच्छी नहीं थी। घर के ही एक कमरे में उनकी क्लिनिक थी। सारे दिन पेशेंट आते थे। सुप्रिया कोई घर की परेशानी उसको नहीं बताती थी। अकेले ही ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती थी। जब निखिल ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया तब उसकी 18 घंटे तक की ड्यूटी होती थी। कभी 2 दिन बाद घर आता था, कभी 4 दिन घर ही नहीं आता था। लेकिन सुप्रिया ने कभी शिकायत नहीं की। अपर्णा कहती थी कि उसको थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए, उसको निखिल से शिकायत करनी चाहिए। पर सुप्रिया कहती, अगर मैं भी उसे परेशान करूंगी तो वो अपने काम में कैसे दिल लगाएगा? तू बता, किसी ऐसे डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाएगी जो अपनी बीवी से लड़के आया हो? ना बाबा, अपर्णा कान पकड़ के कहती और दोनों हंसने लगती। वही तो हंसी थी जो अपर्णा अपने साथ लेके चली गई थी। उसकी वो हंसने और हंसाने की आदत ही तो थी जो सुप्रिया को बेहद पसंद थी। सीरियस से सीरियस बात पर भी अपर्णा कुछ ऐसा कह देती कि उसको हंसी आ जाती। निखिल ने अपर्णा का नाम ही सनशाइन गर्ल रखा हुआ था। उसे अपर्णा के साथ हंसते देखकर सुप्रिया पहले तो खुशी होती थी, पर जब निखिल ने उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करनी शुरू कर दी तो सुप्रिया को कुछ अजीब सा लगने लगा। एक दिन बोला, अपर्णा कितनी स्मार्ट है, उससे कुछ बात करने का ढंग सीखो। वो किसी भी उम्र के, किसी भी प्रोफेशन के आदमी से कितनी अच्छी तरह बात करती है। धीरे धीरे सुप्रिया ने अपर्णा से खींचना शुरू कर दिया था। जब निखिल घर पे होता तो सुप्रिया उसे घर नहीं बुलाती थी। ऐसे में निखिल खुद फोन करके उसको बुला लेता। यार सनशाइन गर्ल, तुम्हारे बिना घर में अंधेरा सा लग रहा है, आ जाओ ना, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। सुप्रिया दोनों को करीब आते देख रही थी, लेकिन उसका दिल उस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं था जो उसकी आंखें देख रही थीं। प्यार और भरोसे के बदले कोई धोखा थोड़ी देता है ना? लेकिन सुप्रिया के विश्वास को उस दिन धक्का लगा जब निखिल ने उससे कहा कि शहर में डॉक्टर्स की बड़ी कॉन्फ्रेंस है और वो सुप्रिया नहीं, अपर्णा के साथ जाना चाहता है। सुप्रिया ने अपर्णा को गुस्से में फोन किया था। ये क्या हो रहा है अपर्णा? निखिल तुझको क्यों ले जाना चाहता है? मैं नहीं चाहती हूं तू जाए, तू मना कर दे। अपर्णा ने कहा था, सुप्रिया इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में उसके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उसके करियर के लिए अच्छा होगा, और बच्चे भी छोटे हैं तो उनको छोड़ के कैसे जाएगी? बस उसी दिन से सुप्रिया के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लग गई थी। उसने अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू की। बच्चों के आने के बाद शायद उसने ही निखिल पर ध्यान देना कम कर दिया था। अब वो फिर से पहले की तरह निखिल की पसंद का खाना बनाती, अपर्णा की तरह हंसने और चहकने की कोशिश करती, लेकिन निखिल ध्यान ही नहीं देता। जब निखिल को कहती कि वो अपने दोस्तों और कलीग्स को घर बुलाए खाने पर तो वो मना कर देता। खुश मिजाज निखिल अब घर आते ही थकान का बहाना बनाकर कमरे में चला जाता। न सुप्रिया से बातें करता, न बच्चों से। बस अपर्णा होती तो चहकने लगता था। सुप्रिया को अपर्णा से चिढ़ होने लगी थी। जितना वो निखिल के करीब हो रही थी, सुप्रिया उससे उतनी ही दूर होती जा रही थी, और दोनों की नजदीकियों के गवाह सुप्रिया को आकर बताते ही थे।
सुप्रिया तिलमिला के रह जाती। फिर एक दिन निखिल ने उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर्स लाकर रख दिए। उस दिन जैसे सुप्रिया का पूरा अस्तित्व ही बिखर गया। सिर्फ घर ही नहीं टूटा था उसका, और भी बहुत कुछ टूट गया था। उनके धोखे की वजह से उसका दोस्ती और प्यार दोनों पर से विश्वास उठ गया था। ऐसा नहीं था कि उसके बाद अच्छे लोग नहीं मिले थे, पर उसने कभी कोई रिश्ता कायम होने ही नहीं दिया था। अपने दिल के पास एक मजबूत पत्थर की दीवार बना ली थी, और ठीक ही था। किसी से उम्मीद ना रखी जाए तो उनको धोखा देने का मौका ही नहीं मिलता, और धोखे के दर्द से अच्छा तन्हाई का दर्द होता है। अकेले रहने की आदत डाल ली थी उसने, सीरियस रहना सीख लिया था उसने। तो आज फिर अपर्णा क्यों पुराने जख्म कुरेदने आ गई थी? कितने सालों से सुप्रिया ने उस जख्म पर रुई का फाहा रखा हुआ था। ये सोचा था कि समय के मरहम ने उस घाव को भर दिया होगा, पर आज इस चिट्ठी ने वो गलत फहमी दूर कर दी थी। घाव सिर्फ ढका हुआ था, भरा नहीं था। दीदी, बाई ने पास आकर कहा, कब से आपको आवाज दे रही हूं, आप जवाब ही नहीं दे रही। आज खाना क्या बना दूं? सुप्रिया ने आधी बात सुनकर जवाब दिया, कुछ भी बना दे, और हाथ में चिट्ठी लेकर अंदर अपने कमरे में चली गई। फिर वहीं से बाई को आवाज देकर बोली, मैं सो रही हूं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, तू काम करके दरवाजा बंद करके चली जाना। कमरे में अकेले लेटे हुए सुप्रिया की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। माफ कर दो, आज याद आ गई थी माफी मांगने की। किस किस गलती के लिए माफ करूं उसको? उसकी बाई ने उस दिन कहा था, दीदी ये कैसी दोस्त है, डायन भी 9 घर छोड़ के वार करती है, इसने तो एक भी नहीं छोड़ा, बस लंबे दांत नहीं है इसके। आंसुओं के बीच से ही मुस्कुरा दी थी सुप्रिया। सुप्रिया के दिमाग में पूरे दिन वही 4 शब्द गूंजते रहे, मुझे माफ कर दो। जब उसे अकेला छोड़कर गए थे तब क्यों नहीं सोचा? सुप्रिया ने डिवोर्स के बाद सोचा था कि शहर छोड़कर चली जाए। लोगों की दया भरी नजरों से चिढ़ हो गई थी उसको, पर फिर ख्याल आया कि वो कहीं मुंह छिपाकर क्यों जाए? उसने तो कुछ गलत नहीं किया था। और फिर उसका अपना घर, उसके बच्चों का स्कूल, उसके दोस्त, उसका सब कुछ यहीं तो था। अभी तो आंधी उठी हुई थी, इतनी धूल थी कि साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब धूल बैठेगी तो यही सारे लोग बच्चों को संभालने में मदद करेंगे। और ठीक भी रहा था। कुछ महीने बाद अपर्णा और निखिल ही शहर छोड़कर बैंगलोर चले गए थे। कभी कोई दोस्त या रिश्तेदार उनकी कोई खबर दे देता था। निखिल ने बच्चों से रिश्ता बनाए रखने की बहुत कोशिश की थी, पर बच्चों ने उससे कोई वास्ता नहीं रखा। काव्या तब 4 ही साल की थी, पर उसने भी कभी नहीं कहा कि पापा की याद आ रही है या पापा के पास जाना है। सुप्रिया ने भी निखिल को कभी आवाज नहीं दी थी, तब भी नहीं जब आधी रात को काव्या को तेज पेट दर्द में अस्पताल ले जाना पड़ा, तब भी नहीं जब नमन के MBBS के लिए उसको लोन लेने के लिए अपने गहने गिरवी रखवाने पड़े थे, और तब भी नहीं जब सुशांत अंडर एज ड्राइविंग करते हुए पुलिस कस्टडी में पहुंच गया था। हर मुसीबत, हर चुनौती का सामना उसने अकेले ही किया था। तब कहाँ थे ये जो आज माफी मांग रहे थे? सुप्रिया ने आंसू पोंछे और करवट बदली। खिड़की के बाहर से अंधेरा झांक रहा था। सारा दिन उसने रोते रोते निकाल दिया था। जो बातें इतने सालों में याद नहीं की थीं, आज वो भी याद आ रही थीं। अपने साथ हुई हर ज्यादती पर गुस्सा आ रहा था। जाने कब आंख लग गई होगी। होश जब आया तब बाई उसे हिलाकर कह रही थी, दीदी उठो, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, कल का खाना भी यूं ही रखा है, उठो कुछ खा लो। सुप्रिया बेड पर ही बैठी हुई थी। बाई कह रही थी, वो 60 नंबर वालों क्या नया किराएदार आया है, और वो जो सक्सेना है ना, उनके यहाँ पोता हुआ है। सुप्रिया सुन रही थी। बाई की बातों के शोर में उसके अपने दिमाग का शोर थोड़ा हल्का हो गया था। तेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने पूछा। बाई बोली,
अरे दीदी, शीशे के सामने नाचने से फुर्सत मिले तब पड़ेगी ना, सुप्रिया बोली। और तेरा आदमी काम पे जाता है कि नहीं? बाई बोली, हाँ चला भी जाता है कभी कभी। वो हल्के से हंस दी। पर दीदी, अब मैं उसको हाथ नहीं उठाने देती। कितने सालों तक मुझको मारता था वो, और मैं मार खाती रही। पता है, मैं उन घावों पे दवाई या पट्टी नहीं लगाती थी कि शायद उन खुले घावों को देखकर उसको कुछ शर्म आ जाए। एक बार तो इतनी पस पड़ गई थी कि डॉक्टर बोला हाथ काटना पड़ेगा। हाँ, मेरी बेटी उन चोटों की वजह से मेरे पास आने से डरती थी। सारे दिन मक्खियां उन पे भिनभिनाती थीं, पर मैं भी जिद्दी थी, न दवाई खाती न लगाती। पर दीदी, कुछ नहीं हुआ। मेरे घाव बढ़ते गए, शरीर पे निशान बढ़ते गए, उससे कोई शर्म नहीं आई। सुप्रिया उसे गौर से देख रही थी। दीदी, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं सजा उसको नहीं अपने आप को दे रही हूं। अपना सोचना चाहिए था। जब समझ में आया, तब से उसको चोट लगाने ही नहीं देती। उसका हाथ उठाने से पहले ही पकड़ लेती हूँ। सुप्रिया का दिमाग सुन। अपने लिए। अगली सुबह खिड़की के बाहर एक नया दिन खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। सुप्रिया उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। पेन उठाकर चिट्ठी लिखने बैठी, और सिर्फ एक लाइन की चिट्ठी थी। डियर अपर्णा, आई फॉरगिव यू, सुप्रिया। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।